गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है संसद और राज्य विधानमंडल। और ये इस विस्तृत चर्चा का दूसरा भाग है। अक्सर होता क्या है कि जब हम राजनीतिक व्यवस्था, अनुच्छेदों और इन संसदीय नियमों की बात करते हैं तो सतह पर सिर्फ कुछ सूखी काफी जटिल कानूनी किताबें ही नजर आती हैं। बिल्कुल। और वो कानूनी भाषा इतनी भारी होती है कि हाँ, बिल्कुल। तो आज का जो हमारा उद्देश्य है वो उन सतहों को भेद कर गहराई में जाना है। हमारे पास जो स्रोत और नोट्स हैं उनके आधार पर आज हम इन जटिल राजनीतिक नियमों के कार्यप्रणाली को कुछ इस तरह डिकोड करेंगे कि इसके पीछे का तर्क हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाए और कोई रट्टा मारना न पड़े। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये दृष्टिकोण बहुत ही सटीक है। अनुच्छेदों को केवल एक नियम की तरह देखने के बजाय अगर हम उन्हें एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखें तो वे हमारे देश के पूरे सिस्टम को चलाने वाले जिंदा पुर्जे लगने लगते हैं। सही बात है। आज की जो हमारी चर्चा है वो पूरी तरह से दिए गए स्रोतों पर आधारित होगी और नियम यह है कि हम हर कॉन्सेप्ट को बिग पिक्चर से शुरू करेंगे और उसकी सबसे छोटी तकनीकी बारीकियों तक ले जाएंगे। ऐसा करने से ये पूरी व्यवस्था एक तार्किक कहानी की तरह समझ में आने लगेगी। तो शुरुआत एक ऐसे शब्द से करते हैं जो राजनीतिक गलियारों में हर दिन गूंजता है, लेकिन उसका गणित अक्सर अच्छों का दिमाग चकरा देता है। वो शब्द है बहुमत, जिसे मेजॉरिटी कहते हैं। मेजॉरिटी। सदन में किसी भी फैसले को लागू करने के लिए बहुमत चाहिए होता है, लेकिन स्रोतों में इसके इतने अलग अलग प्रकार बताए गए हैं कि उनके बीच का जो अंतर है उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, इस अंतर को समझने के लिए इसके पीछे के मूल तर्क को यानी इसके वाय को देखना होगा। बहुमत के अलग अलग प्रकार इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि एक सामान्य कानून पास करने और मान लीजिए देश के राष्ट्रपति को पद से हटाने की गंभीरता एक जैसी तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल नहीं। तो इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर विजुलाइज करते हैं। पहला और सबसे आम प्रकार है साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी। इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी विशेष दिन सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% प्लस 1। रोजमर्रा के सामान्य काम इसी से होते हैं। अगर सदन में उस दिन केवल 100 सदस्य आए हैं तो 51 वोटों से भी कोई फैसला लिया जा सकता है। एकदम सही। लेकिन स्रोतों में दूसरा प्रकार पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बताया गया है। अगर साधारण बहुमत से काम चल रहा है तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? पूर्ण बहुमत का जो कॉन्सेप्ट है वो स्थिरता के लिए है। इसका अर्थ है सदन के कुल सदस्य संख्या का 50%। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन अनुपस्थित है। जैसे लोकसभा की कुल सीटें 543 हैं तो सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा तो पार करना ही होगा। ठीक है, वो टोटल स्ट्रेंथ पर आधारित है। हाँ। इसके बाद तीसरा प्रकार आता है प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये थोड़ा और लॉजिकल है। अब मान लीजिए सदन में कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है या किसी का निधन हो गया है, तो जो कुर्सियां खाली हैं, जो वैकेंसीज हैं, उन्हें कुल संख्या में गिनने का क्या तुक है? कोई तुक नहीं है। इसलिए यहाँ सूत्र ये बनता है कि टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसी को घटा दें और जो प्रभावी संख्या बचे उसका बहुमत निकालें। उदाहरण के लिए स्रोतों में एक सूत्र दिया है 235/2 + 1। स्रोतों में इसका एक बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल बताया गया है। उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने के लिए इसी प्रभावी बहुमत का उपयोग होता है। अब यहाँ एक मजेदार विरोधाभास देखिए। इन पदों पर बैठने के लिए यानी चुनने के लिए केवल साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन हटाने के लिए प्रभावी बहुमत। ये एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन है ताकि इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को किसी भी दिन बस कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर ऐसे ही हटाया न जा सके। क्या बात है। और अंत में चौथा और सबसे कड़ा प्रकार आता है विशिष्ट बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी। ये सबसे मुश्किल है। इसमें सदन के कुल सदस्यों का 50% तो होना ही चाहिए, साथ ही जो उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 हिस्सा भी पक्ष में होना चाहिए। इसका इस्तेमाल जज या चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए होता है। लेकिन जब हम अनुच्छेद 61 की बात करते हैं जो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट से जुड़ा है, तो स्रोतों के अनुसार वहां नियम और भी सख्त हो जाते हैं। हाँ, अनुच्छेद 61 एक बहुत बड़ा अपवाद है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए। उपस्थित वालों का नहीं, सीधे कुल सीटों का 2/3। ये पूरे संविधान में सबसे मुश्किल बहुमत है।
और एक और अपवाद है अनुच्छेद 249, जिसमें केवल उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 चाहिए होता है। तो अगर हम इस पूरे गणित का एक त्वरित मेंटल रिवीजन करें तो साधारण मतलब उपस्थित का आधा, पूर्ण मतलब कुल का आधा, प्रभावी मतलब खाली सीटें हटाकर आधा और विशिष्ट मतलब 2/3। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये साफ हो जाता है कि संविधान ने पद की अहमियत के हिसाब से बहुमत की मुश्किलें तय की हैं। इस गणित के बाद चर्चा को उस प्रक्रिया की ओर ले चलते हैं जिसे अक्सर कुर्सी का खेल कहा जाता है। अनुच्छेद 101 से 106 तक कोई सांसद अपनी कुर्सी कैसे खोता है? ये हिस्सा तो एकदम कहानी की तरह है। अनुच्छेद 101 सीटों की रिक्ति बताता है। कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता और त्यागपत्र हमेशा पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है। इसमें सबसे कड़ा नियम ये है कि अगर कोई 60 दिनों तक बिना बताए गायब रहे तो सीधा छुट्टी। बिना बताए 60 दिन गायब? आम नौकरी में तो 2 दिन में नोटिस आ जाता है। फिर अनुच्छेद 102 क्या कहता है? अनुच्छेद 102 अयोग्यताओं की लिस्ट है। पागल या दिवालिया होना, नागरिक ना होना या किसी अपराध में 2 साल से ज्यादा की सजा पाना। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहता है वो है दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 10वीं अनुसूची में है। हाँ, 52वें संशोधन से ये आया और 91वें संशोधन से इसे और कड़ा किया गया। इसके 4 सीधे नियम हैं। पहला, निर्दलीय चुनाव जीतकर किसी पार्टी में चले जाना। दूसरा, मनोनीत सदस्य अगर 6 महीने बाद पार्टी में जाए। तीसरा, व्हिप यानी पार्टी के निर्देश का पालन न करना। और चौथा, अपनी मर्जी से दल बदलना। पर स्रोतों में एक अपवाद भी है। सही कहा। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ टूटकर विलय कर ले यानी मर्जर कर ले तो उन पर यह कानून नहीं लगता। अच्छा, इसमें एक पेंच और है। अयोग्यता पर अंतिम फैसला कौन करता है? अनुच्छेद 103 के तहत तो राष्ट्रपति करते हैं, चुनाव आयोग की सलाह पर। यहीं पे ट्रैप है। आम अयोग्यता पर फैसला राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन दल बदल के मामले में फैसला पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या चेयरमैन करता है। किहोटो होलोहान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि स्पीकर का फैसला अंतिम तो है, लेकिन अदालत उसका रिव्यू कर सकती है। बहुत ही बारीक अंतर है। और अनुच्छेद 104 का जुर्माना तो आज के हिसाब से बड़ा मजेदार है। अयोग्य होने पर भी सदन में बैठने का जुर्माना सिर्फ 500 रुपये प्रतिदिन। हाँ, वो उस जमाने के हिसाब से तय हुआ था। और अनुच्छेद 105 विशेषाधिकार। इसमें सांसदों को संसद में बोलने की पूरी आजादी है। कोर्ट में केस नहीं हो सकता। सिविल मामलों में सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन, और ये एग्जाम में बहुत आता है, फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों में ऐसी कोई छूट नहीं है, गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक बार फिर 30 सेकंड का मेंटल रिवीजन करते हैं। 101 में दोहरी सदस्यता और 60 दिन की छुट्टी, 102 में अयोग्यता और दल बदल, 103 में फैसले की ताकत, 104 में 500 रुपये जुर्माना और 105 में सिविल मामलों से छूट। एकदम सही फ्लो चार्ट है। चलिए कुर्सी बचाने से आगे बढ़ते हैं। संसद का जो सबसे मुख्य काम है, कानून बनाना। एक साधारण बिल कानून कैसे बनता है? और जब दोनों सदनों में लड़ाई हो जाए तो अनुच्छेद 107 से 111 के बीच क्या होता है? शुरुआत अनुच्छेद 107 से होती है। साधारण बिल के लिए 1 हफ्ते का नोटिस चाहिए और अगर मंत्री के अलावा कोई और लाए तो वो निजी बिल है, उसके लिए 1 महीने का नोटिस चाहिए। इसमें याद रखने वाली ट्रिक ये है कि 17 यानी प्रोरोगेशन पर लंबित बिल खत्म नहीं होता, लेकिन अगर लोकसभा भंग हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो बिल खत्म हो जाता है। और अगर लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन नियम लोकसभा के चलते हैं। अब तक ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है। 1960 में दहेज प्रथा बिल, 77 में बैंकिंग सर्विस कमीशन और 2002 में पोटा के लिए। श्रुतियों में यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। हाँ, अध्यक्षता को लेकर लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। वो ना हो तो डेप्यूटी स्पीकर, वो भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति। लेकिन राज्यसभा का सभापति कभी इसकी अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि वो किसी सदन का सदस्य नहीं होता। बहुत ही शानदार पॉइंट। और धन विधेयक के मामले में
अनुच्छेद 109 और 110। मनी बिल पर तो स्पीकर का राज चलता है, वही तय करते हैं कि बिल मनी बिल है या नहीं। राज्यसभा के पास कोई खास ताकत नहीं है यहाँ। वे केवल 14 दिन तक बिल रोक सकते हैं, सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। और ध्यान रहे, जुर्माना या फीस वाले बिल मनी बिल नहीं होते। और जब बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, अनुच्छेद 111, तब आती है वीटो पावर। पूर्ण वीटो में बिल निरस्त हो जाता है, निलंबित वीटो में पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। हालांकि धन विधेयक वापस नहीं हो सकता, और पॉकेट वीटो में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इसका पहली बार इस्तेमाल किया था, है ना? बिल्कुल। और भारतीय राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होता। एक और फैक्ट है कि 24वें संशोधन के बाद संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति कोई वीटो नहीं लगा सकते। यहाँ चीजें बहुत ही रोचक हो जाती हैं। क्या ये सच है कि संविधान में बजट शब्द ही नहीं है? एकदम सच। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। खजाने को 3 फंड्स में बांटा गया है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि और सार्वजनिक खाते हैं, और 267 में आकस्मिकता निधि है, जो राष्ट्रपति के पास अचानक खर्चे के लिए होती है। और संचित निधि से पैसा कैसे निकलता है? बिना विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल के 1 पैसा नहीं निकल सकता। ये अनुच्छेद 113 और 114 में है, और इस पर वोटिंग का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है। वोटिंग के दौरान कट मोशंस भी तो आते हैं। हाँ, विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने के लिए कटौती प्रस्ताव लाता है। नीति कटौती में मांग घटाकर 1 रुपया कर दी जाती है, आर्थिक कटौती में एक निश्चित रकम कम की जाती है, और टोकन कटौती में 100 रुपये की प्रतीकात्मक कटौती होती है। इसके अलावा अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान जैसे प्रावधान भी हैं। तो अगर इसका त्वरित रिकैप करें, 112 में बजट का जिक्र, 266-67 में फंड्स और 114 में विनियोग विधेयक जिससे पैसा निकलता है। बिल्कुल सटीक। अब चर्चा को संसद की भाषा और इमरजेंसी पावर की ओर मोड़ते हैं। अनुच्छेद 120 संसद की भाषा तय करता है। 15 साल में अंग्रेजी हटनी थी, पर हटी नहीं। वैसे मातृभाषा में बोलने की अनुमति पीठासीन अधिकारी दे सकता है। फिर अनुच्छेद 121 और 22 आते हैं, जो संसद और न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा मतलब दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। ठीक पहचाना। संसद में जजों के आचरण पर चर्चा नहीं होगी, और अदालत संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेगी। और जब संसद सत्र में ना हो और तुरंत कानून चाहिए, तब क्या? तब अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस आता है। इसकी अधिकतम उम्र 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। इसकी मेमोरी ट्रिक बहुत अच्छी है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3 है। अंकों को आगे पीछे कर दें, 2, 1, 3 बना दें, तो वो राज्यपाल का अध्यादेश बन जाता है। बेहतरीन ट्रिक। लेकिन डीसी वाधवा केस याद रखना जरूरी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अध्यादेशों का बार बार इस्तेमाल करके आप विधायिका को बाईपास नहीं कर सकते। अब दिल्ली से निकलकर राज्यों की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 168 से 212। इसे एक पिरामिड की तरफ विजुअलाइज करें। ऊपर राज्यपाल, नीचे विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद हर जगह नहीं है, केवल 6 राज्यों में है: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इसे बनाता या हटाता कौन है? इसकी शक्ति संसद के पास है। राज्य विशेष बहुमत से प्रस्ताव भेजता है और संसद उसे साधारण बहुमत से पास कर देती है। और सदस्य संख्या के क्या नियम हैं? विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। लेकिन यहाँ एग्जामिनर का ट्रैप है। अपवाद याद रखें: गोवा, सिक्किम, अरुणाचल में 30, मिजोरम में 40, नागालैंड में 46 सीटें हैं। और परिषद की बात करें तो अधिकतम विधानसभा का 1/3 और न्यूनतम 40। परिषद का चुनाव तो किसी पजल की तरह लगता है। हाँ, पजल मेथड से याद करें। 1/3 विधायक चुनते हैं, 1/3 स्थानीय निकाले, 1/12 शिक्षक, 1/12 स्नातक, और बचा हुआ 1/6 हिस्सा राज्यपाल मनोनीत करते हैं, कला, विज्ञान आदि से। और एंग्लो इंडियन वाला नियम? 104वें संशोधन से एंग्लो इंडियन मनोनयन खत्म कर दिया गया है। योग्यताओं की बात करें तो विधानसभा के लिए 25 साल और परिषद के लिए 30 साल उम्र चाहिए। श्रोताओं के लिए ये बताना जरूरी है कि अब अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि ये एग्जाम मास्टरी मोड है। बिल्कुल। चलिए 1 मिनट में पूरा मेंटल मैप बनाते हैं। बहुमत के 4 प्रकार हैं: साधारण, पूर्ण, प्रभावी, विशिष्ट। 61 में महाभियोग, 101 से 104 में रिक्ति और अयोग्यता है, 108 में जॉइंट सिटिंग, 110 में मनी बिल, 111 में वीटो,
112 में बजट, 123 में अध्यादेश और राज्यों में पिरामिड सिस्टम, परिषद केवल 6 राज्यों में। इस मैप के बाद कुछ ट्रैप्स पर बात करते हैं। एग्जामिनर पूछेगा कि राज्यसभा का सभापति जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कब करता है। ट्रैप में मत फंसना, वो कभी नहीं करता, क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं है। और प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत में क्या मूल अंतर है? साधारण बहुमत सिर्फ उस दिन आए हुए लोगों का बहुमत है। प्रभावी बहुमत में कुल सीटों में से खाली सीटों को घटाकर बहुमत निकाला जाता है। दल बदल कानून का सबसे बड़ा उपवाद क्या है? 2/3 सदस्यों का एक साथ मर्जर कर लेना। और अगर धन विधेयक की प्रक्रिया का लॉन्ग आंसर फ्रेमवर्क बनाना हो तो? सिंपल है, स्पीकर तय करेगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में आएगा, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन रोक सकती है और राष्ट्रपति इसे वापस नहीं भेज सकते। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर देखा जाए तो ये पूरी व्यवस्था कितनी बारीकी से बनाई गई है ताकि कोई भी एक व्यक्ति या सदन निरंकुश ना हो सके। सब पर एक चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचारोत्तेजक प्रश्न पर गौर करना चाहिए। अनुच्छेद 102 और 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून के तहत अगर कोई सांसद अपनी ही पार्टी के व्हिप का पालन नहीं करता तो उसकी सदस्यता जा सकती है? हाँ, बिल्कुल जा सकती है। तो जरा सोचिए, क्या ये कानून पार्टियों को टूटने से बचाने के लिए बना था या अनजाने में इसने एक सांसद की स्वतंत्र सोच और अनुच्छेद 105 में दी गई उसकी बोलने की आज़ादी को ही एक पिंजरे में कैद कर दिया है? इस पर विचार कीजिएगा। ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। आशा है ये गहन विश्लेषण आपके लिए मददगार रहा होगा और ये पूरी कार्यप्रणाली अब तार्किक रूप से समझ आ गई होगी। आगे भी इसी तरह गहराई से विश्लेषण करते रहेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।